नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर आपका जो मेंस की सीरीज का चल रहा है, जो 7 नंबर है आपका 107, उसके सॉल्यूशंस। तो देखिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले अपना इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा जो भारतीय रुपये का जो चिन्ह है ना, जिसको आपने देखा होगा, जो भारतीय रुपये का जो चिन्ह है वो किस तरह का है, मैं आपको बताता हूँ। अपन ने देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह है ये किस वर्ष अपनाया गया है? तो दोस्तों इसको अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को ये जो चिन्ह है, कहते हैं इसको जो डेवलप किया था वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है उदय कुमार। क्या नाम है दोस्तों? उदय कुमार। ये IIT गुवाहाटी से संबंधित रखते थे दोस्तों। तो IIT गुवाहाटी के उदय कुमार ने दोस्तों ये चिन्ह हमको दोस्तों डेवलप करके दिया था, जो इंडियन रुपये का जो अपन जिसको चिन्ह मानते हैं, ठीक है। और क्या खास बात है? और खास बात ये है आपकी कि ये जो हमने इंडियन रुपये का जो ये चिन्ह बनाया है, ये वास्तव में किससे लिया है दोस्तों? तो जो हम हिंदी में लिखते हैं उसको लिपि बोलते हैं। कौन सी लिपि बोलते हैं? देवनागरी। तो याद रखना, देवनागरी लिपि के तो कौन से अक्षर को, कौन से वर्ण को लिया गया बता उसमें? तो उसमें लिया हमने र। कौन सा लिया है? र, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, हमने जो रोमन लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? रोमन जो लिपि है, उसका हमने दोस्तों क्या लिया? आर। क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हमने जो भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह हमने जो बनाया है वो किस किस से लिया है दोस्तों? तो देवनागरी के तो र से, और रोमन के लेटर के से आर से हमने ये दोस्तों चिन्ह को डेवलप किया। करने वाले कौन है? उदय कुमार, जिनका संबंध IIT गुवाहाटी से है। और इस चिन्ह को दोस्तों हमने अपनाया है कब? इस चिन्ह को हमने अपनाया है 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस उपज से भारत को विदेशों से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? ठीक है, तो किस चीज से? तो ऑब्वियस सी बात है, इन चारों में से अगर देखें तो भारत को सर्वाधिक जो विदेशी आय मिलती है वो मिलती है किससे? चाय से। चाय के बारे में बता दूं दोस्तों, अगर टी के बारे में बात करें, अगर अपन चाय के बारे में बात करें तो चाय वैसे भी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? चाइना का। और अगर आपसे ये भी पूछे ना कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, जो लार्जेस्ट उत्पादक है, जो चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है, तो उसमें भी दोस्तों फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? आपका चीन। याद रखना, चाय मूल रूप से पौधा कहां का है? चाइना का ही है। और दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भी कौन सा देश करता है? चीन। हाँ, सेकंड नंबर पे पूछे तो वो दोस्तों फिर अपना देश आता है। कौन सा? इंडिया। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश जो चाय का उत्पादन करता है वो आपका इंडिया। और अगर इंडिया में भी पर्टिकुलर पूछा आपको सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो फिर वो है आपका असम। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है असम, सेकंड पे वेस्ट बंगाल वगैरह ही है, ठीक है। तो भारत को इनमें से सबसे ज्यादा किस चीज से दोस्तों हमें आय प्राप्त होती है? तो हम चाय का काफी सारा प्रोडक्शन करते हैं, उसमें खूब सारे हम खुद ही यूज कर जाते हैं और बाकी ठीक ठाक बेच भी देते हैं दुनिया को, और उससे ठीक ठाक अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, गति शक्ति विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए स्थित है कहां पर, तो दोस्तों जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है, गति शक्ति जो यूनिवर्सिटी है, ये आपके गुजरात के अंदर है। और गुजरात में पर्टिकुलर पूछे कहां पर है, तो दोस्तों ये है आपके वडोदरा में। कहां पर है? वडोदरा में। इसको दोस्तों 2022 में, है ना, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। और कौन सा मंत्रालय है दोस्तों जो इसको रेगुलेट करता है? तो वो है भारत सरकार का रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा दोस्तों गति शक्ति यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया वडोदरा गुजरात के अंदर। ये क्या करती है दोस्तों? इस यूनिवर्सिटी में लिटरली किस चीज से रिलेटेड रिसर्च और स्टडी होती है? जो हमारा परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। जो हमारा, ये याद रखना, गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला परिवहन आपका विश्वविद्यालय है। भारत का फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, भारत का पहला परिवहन यूनिवर्सिटी बोले तो विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है, ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें जनरली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ना, उससे रिलेटेड किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाया जाए, नॉट ओनली रेलवे में, चाहे आपका उड्डयन हो, सिविल एविएशन हो, चाहे आपका नॉर्मली रोड वगैरह हो, उसमें और कैसे बेहतरी की जाए, उन चीजों को भी रिसर्च और स्टडी की जाती है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय उसके अंदर, ठीक है। हाँ, मंत्रालय कौन सा रेगुलेट करता है? तो उत्तर बोलेंगे आपका कौन सा? रेल मंत्रालय। कब अस्तित्व में आई ये यूनिवर्सिटी? 2022 में। कहां पर है? वडोदरा गुजरात के अंदर। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से और बता दिया। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो आप सारे दर्रों को एक बार अच्छे से अगर आप चेक करोगे दोस्तों, जो बरालाचा दर्रा है ये कहां पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? बरालाचा दर्रा दोस्तों ये कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता हो यहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? चिनाब नदी, या चिनाब नदी भी बोलते हैं, चिनाब नदी, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी। नाथू दर्रा दोस्तों कहां पर है? ये आपके सिक्किम में है। कहां पर है? नाथू दर्रा कहां पर है दोस्तों? सिक्किम के अंदर है। जबकि बॉमडिला दर्रा दोस्तों कहां पर है? बॉमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में।
कहां पर है? बोमडिला दर्रा दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो बस बच गया कौन सा? मंगसा। मंगसा दर्रा दोस्तों कहां पर है आपके? मंगसा दर्रा आपके उत्तराखंड के अंदर है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका मंगसा दर्रा, जो कि कहां पर? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर और कौन कौन से दर्रे अगर आपसे पूछे जाए तो आप याद रख सकते हो उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर और कौन कौन से दर्रे हैं तो आप याद रख सकते हो दोस्तों, नीतीला, ठीक है, मानाला, मौलिंगला, ठीक है, और एक है आपका लिपुलेख दर्रा जो कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी है, जो कि ट्राई जंक्शन पर है, लिपुलेख दर्रा। ये सारे दर्रे दोस्तों कहां के हैं? उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर है? तो मंगसा धुर्रा दर्रा ये भी कहां पर है आपके? तो ये है आपका कहां पे? ये भी है आपके उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कुछ सुल्तान ने खुद को दोस्तों नायब ए खुदाई कहा। क्या कहा? नायब ए खुदाई कहा। दोस्तों नायब ए खुदाई का मतलब होता है लिटरली ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब अपने आप को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बताना। मतलब इस शासक ने बताया, इस राजा ने ये बताया कि एक्चुअल में जो राजा होता ना वो एक तरीके से ईश्वर की छाया है, वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है इस धरती के ऊपर, ठीक है। तो नायब ए खुदाई का मतलब क्या होता है? ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। और दोस्तों ये उपाधि किसने दी स्वयं को? दोस्तों ये उपाधि दी किसने? बलबन ने। बलबन गुलाम वंश का, जो मामलुक वंश का शासक है एक, वो बलबन ने दोस्तों ये खुद को ये उपाधि दी। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन से राष्ट्रवादी नेताओं में से जो कट्टरपंथी तो थे लेकिन सामाजिक मुद्दों में थोड़ी रूढ़िवादिता को फॉलो करते थे, ठीक है, कंजर्वेटिव थॉट्स कहते हैं, सोशलिज्म में अगर अपन देखें तो दोस्तों वो नो डाउट आपके कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन है आपके? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जेल में रहकर एक बुक भी लिखी थी गीता रहस्य, जिन्होंने हिंदुओं में एकता स्थापित करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे उत्सव भी चलाए दोस्तों, जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया इंडिया के अंदर, ये वही आपके बाल गंगाधर तिलक है। अगला है सिस्टाइटिस। इनमें से किसका एक इन्फेक्शन, एक संक्रमण होता है? सिस्टाइटिस। याद रखना, वैसे लाइफ में किसी वर्ड के पीछे आईटीज मिल भी जाए ना तो आईटीज का मतलब ही होता है एक टाइप का इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाना। तो सिस्टाइटिस कहां पर होता है दोस्तों? ये हमारा जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसी को बोलते हैं सिस्टाइटिस। जनरली हमारी बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो अच्छा माना जाता है एक हिसाब से देखें तो। जो बड़ी आंत में है कई विटामिन वगैरह के अवशोषण में, वो एब्जॉर्प्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। लेकिन यही ई कोलाई बैक्टीरिया बड़ी आंत से सरक कर अगर कई बार हमारे यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में, मूत्राशय वगैरह में चला जाता है, वहां ये इन्फेक्शन कर देता है और वहां जो एक रोग होता है, एक इन्फेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं सिस्टाइटिस, ठीक है। तो सिस्टाइटिस कहां का संक्रमण होता है दोस्तों? ये आपके मूत्राशय का संक्रमण होता है। चलो नेक्स्ट अगला देखो, अगला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कारण किस चीज के कारण हरे रंग का हो रहा है? मतलब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा ना, एक इस तरीके से लेडी खड़ी है इस तरीके से, है ना। तो स्टैच्यू ऑफ जो लिबर्टी है वो, उसकी मूर्ति हरे रंग की हो रही है, उसका धीरे धीरे कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों उसमें जनरली तांबा है और तांबे का जब जंग लगती है एक तरीके से उसकी जो है ना, तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा दोस्तों? वो आपका हरा हो जाएगा। तो एक्चुअल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का धीरे धीरे हरे रंग होने का कारण है ऑक्सीकृत तांबा, है ना, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर उसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे हरा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, भारत में इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि है? दोस्तों जनरली जो आर्द्र भूमियां होती है ना, वो एक टाइप की जनरली ये सब झीलें होती हैं, ये वेटलैंड्स जितनी भी होती है वो जनरली क्या होती है? झीलें होती है। तो भारत की अंतर्देशीय मतलब समुद्र के आसपास न हो, अंदर की तरफ हो, तो फिर सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की जो लैंडलॉक्ड है, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो वो है सांभर। और सांभर आपको पता है कहां पर है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, अंदर की तरफ, समुद्र के किनारे नहीं, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? सांभर। वो है आपके राजस्थान के अंदर। तो फिर उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? राजस्थान। क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सी प्रणाली या चैनल है या जल डमरू मध्य है जो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। दोस्तों अगर आप ये इंडिया देखोगे, ठीक है, ये अंडमान निकोबार वाले दोस्तों क्या है? आपके आइलैंड है। और आपको पता है ऊपर वाले अंडमान कहलाते हैं, नीचे वाले क्या कहलाते हैं? निकोबार। और निकोबार में भी दोस्तों जो सबसे नीचे वाला निकोबार है, इस आइलैंड का नाम क्या है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो आप बोल सो ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, है ना, यहां से ये अब आइलैंड जो शुरू होते हैं दोस्तों, ये अब इंडोनेशिया के आइलैंड है। किसके? इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया का जो सबसे पहला आइलैंड है दोस्तों, इसका नाम है आपका सुमात्रा। क्या नाम है दोस्तों? इंडोनेशिया का जो सबसे पहला आइलैंड है ऊपर की तरफ, उसका नाम है सुमात्रा। अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने हमसे ये पूछा है कि वो कौन सी जल संधि है,
है ना, वो कौन सी एक तरीके से जल संधि है दोस्तों, है ना, वो कौन सी एक तरीके से आपकी जल संधि है जो कि अलग करती है, बताओ किसको, जो कि अलग करती है इंडोनेशिया और भारत को, और इंडोनेशिया भी किसको, सुमात्रा को, किससे, ग्रेट निकोबार से। तो ये जो पानी है दोस्तों ये कौन सा है, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। यहां से 6 डिग्री अक्षांश गुजरती है इसलिए इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, या फिर इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। अगर हमसे पूछता कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो दोस्तों ये है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। लेकिन हमको तो पूछा है पूरे अंडमान निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार मतलब इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, मतलब उसके सुमात्रा आइलैंड से कौन अलग करता है, तो इस चैनल का नाम है दोस्तों ग्रैंड चैनल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के तहत सैनिक विभाग, है ना, मुगल शासन के तहत सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है। मतलब मुगल काल के अंदर अपन जब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो उसके अंदर एक अपन पोस्ट देखते हैं आपका, और वो पोस्ट है आपका क्या, वो है मीर बख्शी। तो बोला कि इसमें से कौन सा काम था जो मीर बख्शी का नहीं था, तो उसने सम्राट के मनसबों की नियुक्ति की सिफारिश की, बिल्कुल सही बात है, मीर बख्शी ने यह सिफारिश की थी, है ना। उसने साम्राज्य के जांच तथा सूचना अभिकरणों की रिपोर्टों को एकत्रित किया तथा उसे दरबार में सम्राट को प्रस्तुत करता था, बिल्कुल सही है। और वह सभी आय व खर्च के लिए जिम्मेदार था तथा खालिशा जागीर एवं इनाम भूमि के ऊपर उसका नियंत्रण था नहीं, वित्त प्रॉपर उसके, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रॉपर उसके मीर बख्शी के अंडर में नहीं थी, तो ये उसका मीर बख्शी का एक प्रमुख कार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, हाँ ये सारा उसका काम था, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो देख ही रहा था, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपूर्वक साक्ष्य से परिणामित होती है वो कौन सी थी, मतलब एक तरीके से हड़प्पा लोगों की जो राज्य व्यवस्था, वहां पर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा था आपका, तो वहां पर अपन देखते हैं दोस्तों एक तरीके से धार्मिक उनका एक लीडर होता था और वही पूरी व्यवस्था को देख रहा था और वो एक था, और वहां ऐसा देखने को नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता में कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जैसे आज अपन देखते हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, साहिब, वहां ऐसा नहीं था, वहां एक ही आपका धार्मिक व्यवस्था थी। तो पहली बात तो कैसा था व्यवस्था, वहां पर एकात्मक व्यवस्था थी, धर्मतंत्री तो थी लेकिन उसमें भी कैसी व्यवस्था थी, एकात्मक व्यवस्था थी। थियोक्रेटिक तो थी बट उसमें कैसी थी दोस्तों, यूनिटरी सिस्टम वहां देखने को मिलता था। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा भारत के नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है। ना जाने कितनी बार अपन ने ये क्वेश्चन देख लिया है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सबसे पहले जब जोड़े गए तब कितने थे, 10, बाद में एक और जोड़ा शिक्षा वाला, है ना, और उसके बाद अब आज की तारीख में कितने मौलिक कर्तव्य, 11 है। ये तो न जाने हम कितनी बार पढ़ चुका हूं, और एक एक मौलिक कर्तव्य मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो उसमें वैज्ञानिक मनोदशा होनी चाहिए, मानवतावाद और जांच व सुधार का भाव विकसित करने का होना चाहिए, बिल्कुल ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। जनसंपत्ति की, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, हिंसा वगैरह नहीं करना, ये बिल्कुल एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये बिल्कुल एक मौलिक कर्तव्य है। परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना, नहीं, ये कोई 11 मौलिक कर्तव्यों में से कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो दोस्तों ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट अगला, जो कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, क्या होती है, कई बार अपन नहीं देखते दोस्तों चाइना की मूवी, या कभी अपन इंडिया बॉलीवुड मूवी में भी देखते हैं, जो आपका ऊपर नेपाल वगैरह या चाइना वगैरह का जहाँ सीन दिखाते हैं, उसमें बहुत भिक्षु खूब सारे बैठे होते हैं, उनकी आपने देखा होगा ऐसे नुकीली ऐसी झोपड़ियाँ होती है ना, वो झोपड़ियाँ ऐसे ऊपर जाके ऐसे ऊपर जाके नुकीली से होती है। तो जनरली उन उस स्थानों पर क्या होता था, जिसको अपन उस झोपड़ी को अपन क्या बोलते हैं, कुटागरशाला। तो जनरली उसका यूज क्या होता है दोस्तों, तो वो एक ऐसा स्थान है, क्या पशुओं के रखे जाने का स्थान है, लेने देना नहीं, एक ऐसा स्थान जहां बहुत भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट है दोस्तों, यही वो जगह जहां पर उन बौद्ध भिक्षुओं के बीच में एक अच्छा क्या होता है, वाद विवाद देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सारगेसो सी की क्या विशेषता है दोस्तों। सारगेसो सी की पहले तो मैं आपको एक बहुत खास बात बता देता हूँ, इस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से भी ज्यादा, जो ज्यादा पूछा जाता है, बल्कि इस क्वेश्चन से भी ज्यादा पूछा जाता है। क्या है दोस्तों, जो आपका सारगेसो सागर है, कौन सा है दोस्तों, जो आपका सारगेसो सागर है, ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ओनली दोस्तों ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, तट रेखा मतलब ये नहीं कि हाँ यहाँ समुद्र खत्म हुआ अब यहाँ से जमीन है, तो मतलब उसको अपन बोलते हैं ना कोस्टल लाइन, तट रेखा। विश्व का दोस्तों एकमात्र, वर्ल्ड का एकमात्र समुद्र या सागर, ठीक है, जिसकी तट रेखा कोस्टल लाइन नहीं है दोस्तों, जिसकी तट रेखा नहीं है, याद रखना, ठीक है, एकदम लैंड लॉक्ड है। तो कुल मिला के नहीं, वाटर लॉक्ड है, चारों तरफ पानी ही पानी है इसके,
एकदम वाटर से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर लॉक्ड है। किससे घिरा हुआ है? तो एक्चुअल में जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक ओशन है, जो अटलांटिक आपका महासागर है, अटलांटिक महासागर की धाराओं ने एक्चुअल में चारों तरफ से घेर रखा है। बताओ किसको घेर रखा है? सारगेसो सी को। तो ये एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा समुद्र या सागर बताइए जो चारों तरफ से किसी न किसी सागर से घिरा हुआ है, मतलब कोई तट रेखा नहीं है या एकदम चारों तरफ से वाटर से लॉक है, तो उसका नाम है दोस्तों सारगेसो सी। किस वाटर से लॉक है दोस्तों? अटलांटिक महासागर से। हाँ, यहाँ का पानी है वो थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि एकदम गर्म है, थोड़ा सा ठीक ठाक वार्म है, ठीक ठाक गर्म है। ये किसकी एक और खास बात है। तो इस एग्जाम ने जो एग्जामिनर हमसे इस बार पूछा वो ये है कि सारगेसो सी की इसमें से कौन सी खास बात है, तो वहाँ का पानी थोड़ा सा क्या है, वार्म है, आपको देखने को मिलेगा। और दिखती सी बात भी है क्योंकि जनरली कहाँ पाया जाता है? 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो यहाँ ठीक ठाक आपको गर्म पानी मिल जाता है, आपको ठीक ठाक, ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक वार्म वाटर मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये सारगेसो सी के बारे में जो एग्जामिनर और भी कभी कुछ पूछ ले तो मैं उम्मीद करूंगा फ्यूचर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है जिसका अगर आप लोगो देखोगे ना, जिसका एम्बलम देखोगे तो उसमें एक कुत्ता बना हुआ है और कुत्ते के बगल में लिखा हुआ है फेथफुल एंड फ्रेंडली। दोस्तों ये जो बैंक है वो है आपका सिंडिकेट बैंक। आप गूगल करके जैसे देखोगे ना सिंडिकेट बैंक एम्बलम, तो आपको एक बैठा हुआ कुत्ता सा दिखाई देगा, उसके बगल में लिखा हुआ मिलेगा फेथफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है, तो ये आपका सिंडिकेट बैंक है। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा एक नूडल्स बनाने के दौरान प्राय है ना एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में डाला जाता है? क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि जब अपन नूडल्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा ना, नूडल्स जब भी आप नूडल्स खाने जाते हो तो नूडल्स बनाने वाला क्या करता है, एक बॉटल के अंदर एक लिक्विड पदार्थ रखा हो तो वो जनरली उसके अंदर मिलाता है, उसके बाद ही उसमें एक अलग सी खुशबू आती है नूडल्स के अंदर, तो वो क्या हुआ है? तो एग्जामिनर हमसे ही पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं अजीनोमोटो। नूडल्स के अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है दोस्तों वो आपका होता है अजीनोमोटो। ठीक है, जबकि अगर पिज्जा के अंदर कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पिज्जा के अंदर दोस्तों कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या होता है दोस्तों? वो आपका होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये पिज्जा वगैरह के अंदर। जबकि नूडल्स के अंदर कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है ताकि अच्छी खुशबू और एक अलग से टेस्ट आए, तो वो है दोस्तों आपका अजीनोमोटो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एक पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता है? मतलब समझ रहे हो क्या मतलब? ये इनमें से कौन सा एक प्लांट है जो अगर उसकी कटिंग करे तो वो ज्यादा और ज्यादा फैलेगा नहीं, है ना, विच कैनॉट बी मल्टीप्लाइड बाय कटिंग्स। तो ये तो दिखती सी बात है दोस्तों, किसका पौधा होता है? आपके केले का। बोले तो क्या होगा? बनाना का। अगला, स्टैंडिंग गार्ड अ ईयर इन अपोजिशन, मतलब अपोजिशन में एक गार्ड की तरह खड़े हैं। इस नाम से दोस्तों अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई, पब्लिश की गई। किसके द्वारा दोस्तों? ये बुक किसकी थी? तो याद रखना ये बुक है दोस्तों किसकी? पी चिदम्बरम की। अब तो अपोजिशन में आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, अब अपोजिशन में है ही। पहले कांग्रेस के टाइम दोस्तों ये वित्त मंत्री हुआ करते थे देश के, पी चिदम्बरम। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग गार्ड ईयर इन अपोजिशन, ये किसकी बुक है दोस्तों? पी चिदम्बरम की बुक है। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य, जो बेसिक लक्ष्य था, वो भारत के अंदर आत्मनिर्भरता लाना है। ठीक है, और मेन वर्ड ये आत्मनिर्भरता लाना एक तरीके से। ठीक है, तो ये सेल्फ रिलायंट, मैंने जिंदगी में याद रखना, जब भी आपको सेल्फ रिलायंट वर्ड मिल जाए तो हमेशा हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी है किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आत्मनिर्भरता आते ही हमेशा तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी दोस्तों? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1961 से 66 तक। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और ये भारत की हालांकि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी है। ये भी बहुत बार एग्जामिनर पूछा है, भारत की अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल। ठीक है, सबसे ज्यादा असफल पंचवर्षीय योजना कोई भी है तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। जबकि अगर सबसे सफल पूछा जाए, सबसे सफल आज तक की सबसे सफल जो 12 पंचवर्षीय योजना है उनमें से सबसे सफल कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो वो 8वीं। और असफल कौन सी है? तीसरी। तो याद रखना इस तीन को जब अपन पूरा करते हैं तो जाके क्या 8 बनता है? तो जब पूरा हो जाएगा तो सफल है, अधूरा है तब तक क्या है? असफल है। तो अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी, अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं। अगला, केंद्र सरकार भारतीय प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो ये भी इसी लास्ट बजट में घोषणा की गई थी दोस्तों 24-25 वाले में। और ये एक्चुअल में वही जो मत्स्य पालन वगैरह किसान काम करते हैं उनको एक तरीके से लोन वगैरह देना कम ब्याज दरों पर, इसके लिए दोस्तों एक स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये योजना भारत सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन भारत सरकार खुद इसके लिए बजट के लिए पैसा कहाँ से ला रही है? तो वो एक सहयोग ले रही है वर्ल्ड बैंक का और किसका? आपका AFD, दोनों का। ये
एजेंसी टू फाइनेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड लगभग एक एजेंसी है। तो इन दोनों एजेंसियों की सहायता से दोस्तों ये भारतीय सरकार ये योजना क्रियान्वित कर रही है। तो उत्तर आएगा ए व बी दोनों। क्या उत्तर आएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा आपका ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। नेक्स्ट अगला, हाल ही में महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन है ना, हमारे जितने भी ओशंस वगैरह हैं, एटमॉस्फेयर है, उन सब की अच्छे से स्टडी करने के लिए इसरो ने दोस्तों, किसने? इसरो क्या बोलो, सॉरी नासा ने, इसरो नहीं नासा, जो यूएसए की एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी क्या नाम है? नासा। नासा ने दोस्तों एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है पेस मिशन। क्या नाम है? पेस मिशन। अगला, हाल ही में दोस्तों तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते दोस्तों एक देश है। तिमोर लेस्ते अगर आप देखोगे तो एशिया का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया कौन देश है ना, उसके जस्ट ऊपर, जहां पर एशिया खत्म होने वाला होता है ऑस्ट्रेलिया शुरू होने वाला होता है, एकदम बॉर्डर पर दोस्तों एक देश है। ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर की तरफ आप देखोगे तिमोर लेस्ते करके एक देश है। तो तिमोर लेस्ते है, तो उसने अपना उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है क्या? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे देश का कौन सा है? हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। वैसे तिमोर लेस्ते एक देश है दोस्तों, मैंने अभी बताया, आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर मिलेगा, हालांकि एशियन कंट्री है। तो उस देश ने अपने देश का, उसके खुद के देश का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था जिसका नाम था ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, ये अभी किसको दिया, किस भारतीय को अवार्ड दिया है? तो हमारी अभी राष्ट्रपति दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू वो वहां गई हुई थी और उनको दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। अगला, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो दोस्तों ये भी कोर्ट का ऑर्डर था, मद्रास हाई कोर्ट का। एक मंदिर से रिलेटेड कुछ इस तरह का एक केस आया और उस केस के संबंधित उन्होंने बताया कि जो मूर्ति है तो आप भी उसका जो रखरखाव एक तरीके से कर रहे हो या कुछ इस रिलेटेड केस था, तो उन्होंने इसको एक जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है। किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। अभी अगर आपसे पूछा जाए पेरिस ओलंपिक में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो ये तो अपन ओलंपिक वाले क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार ही कर चुके हैं। ओलंपिक में दोस्तों अभी हाल ही में भारत को जो रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? आपकी 71st रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? भारत को जो भी रैंक मिली है वो है 71st रैंक मिली है। देन ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशन आपने अच्छे से देखा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ जरूरत थी वहाँ मैंने फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया। ये ओलंपिक वगैरह वाले तो कई बार अपन बहुत अच्छे से फैक्ट इसको अच्छे से और बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में और फैक्ट तो बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के और फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपके किसी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर। थैंक यू।